आओ हिंदी पढ़े में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 1 में हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा पाठ का सार और लेखक परिचय किया था। आइए इस वीडियो में हम नमक का दरोगा पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो उत्तर है नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कहानी में हमें नायक वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देकर, लेकिन वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, उसकी नौकरी छीन ली गई, लेकिन उसने स्वाभिमान नहीं खोया। कहानी के अंत में उसे अपनी इसी ईमानदारी का फल मिलता है जब पंडित अलोपीदीन उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। भ्रष्ट सेठ पंडित अलोपीदीन को भी वंशीधर की चारित्रिक दृढ़ता के सामने झुकना पड़ा। तो ये था प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू अर्थात पक्ष उभर कर आते हैं? उत्तर, पंडित अलोपीदीन नमक का दरोगा कहानी का दूसरा पात्र है। उसके व्यक्तित्व के 2 पक्ष या 2 पहलू उभर कर सामने आते हैं। पहला जो व्यक्तित्व उभर कर आता है वह है भ्रष्ट व्यक्तित्व, जो प्रशंसा योग्य नहीं है। तो पंडित अलोपीदीन के चरित्र का यह पक्ष आदर के योग्य नहीं है। वह भ्रष्ट कार्यों को रात के अंधकार में बड़े आराम से करता है। धन कमाने के लिए धन का गैर कानूनी उपयोग करता है। उसने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत के दलदल में फंसा रखा है। कहानी के आरंभ और मध्य तक उसे समाज के एक चालाक और वाचाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसमें अपनी चतुरता से समाज में अपना सम्मानित स्थान बनाया हुआ है। उसके इस भ्रष्ट व्यक्तित्व की प्रशंसा नहीं की जाती। और दूसरा पहलू बढ़कर आया है उज्ज्वल व्यक्तित्व। कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष उभर कर सामने आता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति ईमानदार दरोगा वंशीधर के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उससे अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे नौकरी से अवश्य निकलवा देता है, किंतु दारोगा के दृढ़ चरित्र के सामने उसका झूठा अहंकार समाप्त हो जाता है। वह वंशीधर के ईमानदार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही उसे सम्मानपूर्वक अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के यह गुण जो है ग्रहण योग्य है और उसकी प्रशंसा भी की जाती है। प्रश्न नंबर 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के इस अंश को धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो कौन कौन से पात्र आए हैं? पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर के अलावा मुंशी वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़। तो सबसे पहले हम वृद्ध मुंशी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में
मैं बताती हूँ आपको। वृद्ध मुंशी का चरित्र समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसमें वृद्ध माता पिता भी जीवन मूल्यों से वंचित है। वे स्वयं भी भ्रष्ट आचरण करने में झिझक महसूस नहीं करते हैं और न ही अपने बच्चों को कोई सद आचरण की सीख दे पाते हैं, बल्कि उन्हें रिश्वतखोरी या ऊपरी आमदनी प्राप्त करने की सलाह देते हैं, अर्थात ऐशो आराम का जीवन जीने की सलाह देते हैं। ऐसे परिवार एक अच्छे समाज की नींव नहीं बन सकते। वृद्ध मुंशी भी अपने पुत्र वंशीधर को यह सलाह देते हैं कि नौकरी में ओहदा अर्थात पद या पोस्ट की ओर ध्यान मत देना, वह पीर के मजार हैं। निगाह चढ़ावे और चादर परखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। और ऊपरी आय बहता स्रोत है कि बहते पानी के समान जितना मिल जाए उसी में बरकत होती है। और वह अपने बेटे की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा पर पीठ थपथपाने की बजाय उसे कोसते हुए कहता है अंत में कि इस वंशीधर को पढ़ाना लिखाना सब बेकार गया। हमने तो इसे इसलिए पढ़ाया था कि जैसे तैसे कमाकर हमारा घर भरे, लेकिन यह निकला अकल का दुश्मन। अब अगला वकील समाज की कैसी सच्चाई है जो न्याय की जीत पर खुश होने की बजाय अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं, चाहे न्याय का गला क्यों ना दबाना पड़े। न्याय ही इससे बड़ी पराजय नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। उन्हें भ्रष्ट सेठ लोपीदीन के धन का गुलाम बना दिया गया। फैसला ईमानदार के पक्ष में न होकर भ्रष्टाचार के पक्ष में हुआ था। अगला शहर की भीड़। शहर की भीड़ समाज की वह सच्चाई है जो संवेदनहीनता का प्राय है। वह केवल एक तमाशबीन की तरह दृश्य को देखना चाहते हैं। किसी के दुख में बेतमाशे जैसा मजा लेते हैं। विशेष रूप से नए रावण को देखना उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। अर्थात जो नए रावण यहाँ उपमा दी गई है, जो भ्रष्ट व्यक्ति उनके लिए कहा गया है, जबकि उन्हें जो समाज के न्यायप्रिय ईमानदार व्यक्ति के बारे में उन्हें कहना पसंद नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब दूसरे दिन पंडित लोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ पहने अदालत की तरफ आ रहा था तो उसके हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चली तो सारे शहर में हलचल मच गई और लोग उत्सुक होकर मेले के भांति, जैसे मेला लगता उसी की भांति उचक उचक कर उसे सभी देख रहे थे। अब है चौथा प्रश्न। निम्न पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाहें चादर परखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना वहाँ जहाँ ऊपर की कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसकी वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी में उसकी बरकत होती। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब प्रश्न 1, यह किसकी उक्ति है? उक्ति यानी किसने कहा ये? उत्तर है, यह उक्ति यानी यह बात वंशीधर के बूढ़े पिता ने वंशीधर को कही थी जब वह नौकरी की तलाश में घर से बाहर जा रहा था। अगला प्रश्न इसी गद्यांश के आधार पर, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? उत्तर है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा के दिन ही पूरा दिखाई देता है और उसके बाद दूसरे दिन से घटना शुरू हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वेतन भी मास में
में मिलता तो एक बार है, लेकिन अगले दिन से घटते घटते शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। गद्यांश का तीसरा प्रश्न, क्या आप एक पिता की इस वक्तव्य से सहमत? वक्तव्य यानी कि क्या पिता ने जो बात कही थी वंशीधर को, क्या वो बिल्कुल सही थी? तो इसका उत्तर है नहीं। मैं पिता के इस वक्तव्य से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब एक पिता ही इस तरह की सलाह अपने पुत्र को देता है तो उसकी मानसिकता जो है अच्छी नहीं है, और इसीलिए वह समाज के लिए भी हितकारी नहीं है। पांचवा प्रश्न इसी पाठ का, नमक का दरोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। नमक का दरोगा कहानी के 2 अन्य निम्नलिखित शीर्षक हो सकते हैं। सत्य की जीत, यह शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव है। मूल उद्देश्य है वंशीधर को सत्य के रास्ते पर चलने में कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, लेकिन वह घबराता नहीं, विचलित नहीं होता। कहानी के अंत में भ्रष्ट अलोपीदीन उनके यहाँ आता है और अपने किए का पश्चाताप प्रकट करते हुए वंशीधर को अपनी संपत्ति का प्रबंधक यानी स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। अतः सत्य की जीत शीर्षक कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। दूसरा शीर्षक है नैतिकता का मूल्य। नैतिकता का मूल्य यह कहानी के नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ईमानदारी के महत्व को कहानी में रेखांकित किया गया है। यह कहानी जीवन मूल्यों के प्रति आस्था को बनाए रखने में सक्षम है। अतः कहानी का दूसरा उपयुक्त शीर्षक नैतिकता का मूल्य हो सकती है। अब पाठ का अंतिम प्रश्न, कहानी के अंत में अलोपीदीन के द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत कैसे करेंगे, यानी कि अगर आप एक कहानी लिखते तो आप इसको कैसे समाप्त करते? कहानी के अंत में अलोपीदीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे यह कारण हो सकता है कि उसने अब तक बेईमान, भ्रष्ट और बिकाऊ लोग ही देखे थे, क्योंकि वह स्वयं लालची, धन का लोभी व्यक्ति था, जिसने बड़े से बड़े अधिकारियों को भी रिश्वत के बल पर अपना गुलाम बना लिया था। केवल एक वंशीधर ही ऐसा व्यक्ति मिला जो हजारों रुपयों का लालच देने पर भी अपने ईमान से नहीं डिगा, बल्कि अटल रहा और अपने कर्तव्य और अपने पद की गरिमा बनाए उसने रखी थी। अलोपीदीन बहुत अधिक संपत्ति का मालिक था। उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो ऐसे व्यक्ति की तलाश थी कि जो उसके संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि ईमानदारी से उसकी रक्षा करे, कि वह भी तो स्वयं ही बेईमान था और उसे किसी की ईमानदारी पर जो हमेशा डर लगा रहता था। अतः उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु ऐसे ही दृढ़ चरित्र वाले एक प्रबंधक यानी मैनेजर की आवश्यकता थी, क्योंकि व्यक्ति स्वयं कितना ही बेईमान, भ्रष्ट हो, पर उसे कर्मचारी ईमानदार व सच्चाई चाहिए। इसीलिए उसने उसे अपने जो जमींदारी है उसका स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। मैं भी इस कहानी का अंत इसी प्रकार अच्छाई की ओर जीत दिखाकर ही करता या करती। तो ये थे नमक का दरोगा कहानी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित थी, उसके पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। अब पाठ के आसपास के जो प्रश्न हैं, इसकी बजाय हम पाठ के जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं उसे हम अगली वीडियो में